अभी का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये जो वीडियो है ये हमने कई पार्ट देख चुके हैं हम इसका। तो आज का जो पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे कठिनाइयों के योग के बारे में। तो भाइयों चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले जानेंगे हम कठिनाइयों का योग। कठिनाइयों का योग क्यों आया था? सबसे पहले जो कठिनाई है इसका मतलब ही है कि जो मानव के जीवन है उस पर जो दुख है वो कैसे आया, लोगों को क्या क्या तकलीफें हुई उसके विषय में इसमें हम जानेंगे। और साथ ही साथ इसमें जानेंगे हम जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण, किसने किस किस का साथ दिया, उस सब चीज़ को हम इस चैप्टर में जान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कठिनाइयों का योग। तो ध्यान रखिएगा कि कठिनाइयों का युग जो है कब से कब तक का समय है? 1830 से का जो समय पीरियड था उसको कहते हैं कठिनाइयों का युग। ठीक है, आगे है ये कठिनाइयाँ क्यों फैली, क्या परेशानियां हुई होंगी लोगों को, किन क्या कारण थे इनका होने का। सबसे पहले कारण है बेरोजगारी बहुत थी। बेरोजगारी इतनी फैल गई कि लोगों को खाने तक के लिए भूखा रहना पड़ रहा था, एक दूसरे का खाना छीन छीन के खा रहे थे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो लोगों को पाव रोटी या ब्रेड है, आज के समय पे जो ब्रेड है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा देकर उसे खरीदना पड़ता था। जो लोग उनको के पास जो उपलब्ध नहीं हो पाते थे उनके लिए उन्हें भूखा ही रह करके मर जाना पड़ता था। ठीक, और इतनी बेरोजगारी हो गई क्यों? क्योंकि उनके पास उनके आवश्यकता के अनुसार काम नहीं था। ठीक, लोगों के पास काम नहीं थे, बेरोजगारी बढ़ गई और लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि उनके पास काम नहीं थे, इसलिए वो बेरोजगार गए। और सबसे ज़्यादा ये काम पर बेरोजगारी का कोई प्रभाव पड़ा, जो उस समय जो देश थे, जो छोटे छोटे देश थे, उनके पास जो था उनके कपड़े का जो उद्योग चलता था उनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी अन्य देशों से। जो वो कपड़े बनाते थे अच्छी क्वालिटी में नहीं होते थे, चाहे उनके जो औद्योगिक क्षेत्र थे पुराने ढंग के होंगे, उन्हीं उस समय के आधुनिक ढंग के अनुसार नहीं थे, इसलिए उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ठीक, और 1848 में सड़क पर लोग आ गए। इतनी बेरोजगारी जो हुई इसको देखते हुए 1848 में सड़क पर लोग आ गए और लुई फिलिप को भगा दिया। लुई फिलिप कौन था? ये लुई फिलिप उस जगह का राजा था। ठीक है, जहाँ पर लोगों ने ये सब क्रांति की, कठिनाइयों का युग जो था 1830 से 1848 के समय को क्या कहते हैं? कठिनाइयों का युग कहते हैं। ठीक है, 1848 में लोगों ने जो राजा था लुई फिलिप इसको भगा दिया। और 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने क्या किया? बुनकरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। ठेकेदारों के विरुद्ध आंदोलन क्यों किया? कि ये जो ठेकेदार थे, जो कपड़ा उद्योग चलता था, गरीब किसानों से कच्चे माल के रूप में उस वस्तु को ले लेते थे कम पैसे में, और उन्हीं को वो जो वस्तु बन जाती थी उन्हीं को डबल ट्रिपल रुपयों में उन्हें बेच देते थे, जिससे लोगों को काफ़ी एक तो नुकसान पहले से हो रहा था, उनसे कम पैसों में उस कच्चे माल को खरीद लेते थे और उसी को वो बेच देते थे। ठीक है, इसलिए क्या क्या लोगों ने उनको ठेकेदारों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। ठीक, ये तो हो गया कठिनाइयों के युग के विषय में। आगे है 1848 की क्रांति ने को क्या नाम दिया जाता है? 1848 की क्रांति को कहते हैं उदारवादी क्रांति। उदारवादी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लीजिए, उदारवाद ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि एक प्रकार से स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का दबाव उनको अपने जीवन में चाहिए नहीं। ठीक, स्वतंत्रता का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उदारवाद का मतलब है ऐसे लोगों की सोच रखने वाले लोग या ऐसे लोग जो कि स्वतंत्रता चाहते हैं। ठीक है, हर क्षेत्र में वह अपने लिए स्वतंत्रता चाहते हैं। तो इसी को देखते हुए जब क्रांति हुई 1848 में, जो क्रांति हुई उसका नाम है उदारवादी क्रांति। इससे क्या हुआ? इससे राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। जो राजा था कौन था? लुई फिलिप, इसको क्या करना पड़ा? गद्दी को छोड़ के भागना पड़ा। गद्दी छोड़ के मतलब जो राजा था इसको जब लोगों ने आंदोलन किया
तो वो वहाँ से भाग गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, फ्रैंकफर्ट संसद में एक मीटिंग हुई, जो कि कहाँ पर हुई थी, फ्रैंकफर्ट संसद में जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी सेंट पॉल चर्च में। कब हुई थी, 1848 का जो टाइम पीरियड था उसमें हुई थी। फ्रैंकफर्ट संसद में जो संसद है, फ्रैंकफर्ट जो संसद है वो एक संसद में होकर एक चर्च था। चर्च में सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ पर मीटिंग की जाती थी। मीटिंग में अलग अलग जगह के लोग आते थे, वहाँ पर बातचीतें होती थी। ठीक, उधर जो समय था कहाँ, 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में मीटिंग हुई, कहाँ पर हुई थी, सेंट पॉल चर्च में। ठीक, सेंट पॉल चर्च में इस संधि से जो ये संसद हुई, इसमें क्या था, फ्रेडरिक चतुर्थ को राजा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसने क्या किया था, इसने राजा बनने से मना कर दिया था। ठीक, मना क्यों कर दिया था, जो इसका जो संसद हुई थी इसमें यह कहा गया कि जो भी व्यक्ति राजा बनेगा उसे क्या करना पड़ेगा, संसद जो बनाई है हमने फ्रैंकफर्ट संसद या सेंट पॉल चर्च में जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया कि जो भी राजा बनेगा उसे इस संसद के अधीन रहना, मतलब जो संसद के लोग कहेंगे वह वही करेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। तो जो राजा था उसने क्या किया, उसने इनकार कर दिया राजा बनने से। ठीक है, क्योंकि उसको उसके अधिकार के अगर कुछ भी क्षेत्र नहीं दिए जाएंगे तो वो किस बात का राजा, इसलिए उसने मुकुट पहनने से मना कर दिया। ठीक, क्योंकि उसे अधीन रहना था, इसलिए फ्रेडरिक चतुर्थ ने राजा बनने से मना कर दिया। ठीक, और जो उसी समय था एक बहुत ही फेमस व्यक्ति था, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक, आपने कई बार इस व्यक्ति का नाम भी सुना होगा, क्या नाम है, कार्ल मार्क्स। और ये क्या था, एक निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब एक प्रकार से चुना हुआ एक विशेष व्यक्ति था, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। ठीक, और इसी जो संसद हुई थी इसमें क्या था, इसमें केवल औरतों जो थी केवल देखने के लिए मात्र थी। इस संसद में औरतों के लिए कुछ हिस्सा नहीं था, केवल ये जो मीटिंग हुई थी इसमें केवल पुरुषों को महत्वता दी गई। ठीक है, जब पुरुषों को महत्वता दी गई तो जो औरत थी उन्हें काफी दुख हुआ, लेकिन जो औरत थी इनका जो समय था काफी लंबे समय से ही इन पर किसी भी प्रकार के क्षेत्र में अधिकार देने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, तो नारीवाद जो थी, कौन थी, लुईने, देखिए लुईने ओटो पीटर्स, ये एक औरत थी जिन्होंने क्या किया, महिलाओं की अधिकार के लिए इन्होंने आवाज उठाई, महिलाओं के अधिकार के क्षेत्र के लिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक, कब से कब तक, 1819 से 1885 का जो समय था इसमें उन्होंने आंदोलन करते रहे। तो 1885 में इनको सफलता मिल गई। ठीक है, लेकिन किसी पूरे संपूर्ण हिस्से पर नहीं बल्कि कुछ हिस्सों में महिलाओं को अधिकार क्षेत्र मिल गए थे। ठीक, विचारधारा, लोगों की क्या विचारधारा थी, लोग क्या सोचते थे क्रांतियों के विषय में, क्या उनकी इच्छाएं थी, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक, तो क्या था, खास राजनीतिक सामाजिक दृष्टि को इंगित करना क्या कहलाता है, विचारधारा। ठीक, विचारधारा क्या कहलाता है, लोगों की क्या इच्छा होती थी, समाज की क्या इच्छा होती थी, यही सब क्या कहलाता है, विचारधारा। ठीक, तो इससे आगे की जो कहानी है वो है जर्मनी और इटली के एकीकरण के विषय में। अभी जो जर्मनी है, आपको जर्मनी का नाम कई जगह पर प्रसा करके मिल सकता है। प्रसा जो है आज का समय का जो जर्मनी है उसी का पुराना नाम था प्रसा। ठीक है, प्रसा का पुराना नाम क्या, प्रसा का नया नाम है जर्मनी। तो जर्मनी में एक मंत्री थे जिसका नाम था ओटोमन बिस्मार्क। ओटोमन बिस्मार्क ने क्या किया था, यह जो व्यक्ति था बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था, ऐसा नहीं है यही हो, लेकिन जो भी उस समय पर हुआ करते थे उनमें अगर बात करें बुद्धिमानों तो इसका नाम भी उनमें आता था। ये जो व्यक्ति था किस एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति था, अगर स्वतंत्रता चाहिए, अगर देश को एकत्रित करना है या देश को एकीकरण करना है तो कुछ भी करो, कुछ भी करके
देश का एकीकरण करना है। अगर किसी के पैर पड़ने हैं तो पैर पड़ लेता था, अगर किसी का सर काटना है तो सर काट देता था, कोई दिक्कत नहीं। इसका कहना था अगर देश का एकीकरण करना चाहते हो तो बिन खून बहाए एकीकरण संभव नहीं है। तो इसने एक नीति अपनाई जिसका नाम था लौह रक्त की नीति। ठीक है, इधर मैंने लिखा नहीं है, नोट करते चलिएगा। लौह रक्त की नीति जो थी किसने अपनाई थी? ओटो वन बिस्मार्क ने। कैसा व्यक्ति था? बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। अगर किसी के पैर पड़ने हैं तो पैर पड़ लेता था, अगर सिर काटना है सिर काट देता था। इसको किसी भी बात की चिंता नहीं थी, केवल इसका मकसद था जर्मनी का एकीकरण करना। ठीक है, 1871 में वर्साई की संधि से विलियम प्रथम को राजा बना दिया गया। ठीक, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? वर्साई के महल में संधि हुई थी। किसका क्या नाम था उसका? वर्साई की संधि। इसमें क्या था, जो राजा था ना ये विलियम प्रथम और ओटो वन बिस्मार्क ने मिलकर ही, ओटो वन बिस्मार्क ने और विलियम प्रथम ने मिलकर जर्मनी के एकीकरण के विषय में सोच रखी। जब विलियम प्रथम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक व्यक्ति उनको मिला जिसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। ठीक, क्या नाम था? ओटो वन बिस्मार्क। उन्होंने देखा कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो क्या करना होगा उन्हें? जर्मनी के एकीकरण के लिए इस व्यक्ति का साथ लेना होगा। ठीक, तो इन्होंने साथ लिया और जर्मनी के एकीकरण में अपना योगदान निभाते चले गए। और जनवरी की 18 जनवरी 1871 में हुई। ठीक, क्या हुआ था? ये जो संसद थी, जो वर्साई की संधि हुई थी और जर्मनी जो स्वतंत्रता की घोषणा जब हुई थी वो हुई थी 18 जनवरी 1871 में। इन्होंने घोषणा कर दी थी, जो लोग थे उस समय के हेड लोग जो भी थे, जिस प्रकार हमारा जो समय है अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी कि हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हो जाएगा, उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण की घोषणा कब दी गई थी? 18 जनवरी 1871 में। ठीक, कब कर दी गई थी? 18 जनवरी 1871 में। ये तो छोटी मोटी बात रही जर्मनी के एकीकरण के विषय में। ठीक, जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम है ओटो वन बिस्मार्क। याद रखिएगा, इसने लौह रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक, इसके बारे में भी लिखने के लिए आ जाता है, इसका श्लोक भी आ जाता है कि किसने कौन सी नीति अपनाई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इटली के एकीकरण के विषय में। इटली जो था उस 19वीं सदी में, ठीक, 19वीं सदी में 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली को एकीकरण करने की क्यों जरूरत थी? क्योंकि जो उसके हिस्से थे, उसके बहुत सारे हिस्से पर 3 हिस्सों में ये बटा हुआ था। 3 हिस्सों में बटा हुआ था। बीच वाले हिस्से पर पोप का शासन था, अलग अलग वंशजों का शासन हुआ करता था। ठीक, 19वीं सदी में जैसा कि मैंने बताया 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1831 से 1848 में विद्रोह सफल हुआ। तब 1831 से 1848 का जो समय था फिर उसमें इन्होंने विद्रोह किए, लेकिन इनके विद्रोह काफी फेमस नहीं हुए, चल नहीं सके। तो इसके कारण क्या हुआ, उनका जो क्या था आंदोलन वो दब गया और कुचल गया। तो लेकिन यहाँ पर जो राजा था, इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी किस पर आ गई? राजा इमैनुअल पर। ठीक, किस पर आ गई? राजा इमैनुअल पर। जो इस राजा को क्या करना था कि पूरे जो भी राज्य हैं, इतालवी राज्य हैं, उनको जोड़ना है। अब चाहे वो किसी भी प्रकार से जोड़े, केवल उनको जोड़ना ही जोड़ना था। तो जो अभी का ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको कठिनाइयों का योग, उदारवादी क्रांति, विचारधारा, कार्ल मार्क्स, नारीवाद, जर्मनी, इटली का एकीकरण बताया। लेकिन जो इसके बाद जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे ऐसे एकीकरण में किसने भूमिका निभाई थी। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसमें पढ़ेंगे हम उसके आगे की कहानी को। तो जैसे इसमें ये जो आपको दिख रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे जिन लोगों ने आंदोलन किया था। इटली में कौन कौन लोग महान रूप से सामने आए थे इटली को एकीकरण करने के लिए। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है काउंट काबूर का। काउंट काबूर कौन था? इसे इटली का दिमाग कहते हैं।
क्या कहते हैं, इटली का दिमाग। इटली का दिमाग क्यों कहते हैं? ये ऐसा व्यक्ति था, ये जो भी सोचता था उसी को उसी तरीके से करता था। ये अपने कार्यों में कभी असफल नहीं हुआ। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में कौन था, क्या करता था? काउंट कावर। ठीक, ये जो था प्रधानमंत्री था। कहाँ का प्रधानमंत्री था? सार्डिनिया प्रांत का प्रधानमंत्री था। ठीक है, और इसकी सोच क्या थी पहले से देख लिए, ना क्रांतिकारी था और ना जनतंत्र में विश्वास रखता था। एक ऐसा व्यक्ति था, ना तो ये लड़ाई करना चाहता था और ना ही ये लोकतंत्र राजतंत्र इन सब के विरोध में नहीं था। इसका ये केवल एक ही मकसद था, इटली का एकीकरण हो। चाहे लोगों को, चाहे आप राजतंत्र रखो, लोकतंत्र रखो, तानाशाही रखो, किसी भी प्रकार की सरकार रखो, लेकिन लोगों को परेशान मत करो। इसका ये एक प्रकार से इसका एम था। ठीक, इसका मकसद क्या था कि लोग किसी भी प्रकार का कुछ भी करना है, कुछ भी करो, लेकिन लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ। और इटली का एकीकरण में दिमाग कहा जाता है इसे। ठीक है, कि मुझे समझ में आता है कि ना तो क्रांतिकारी था, ना लड़ाई करता था, ना जनतंत्र में विश्वास। इतालवी से ज्यादा ये जो था, ये फ्रेंच भाषा बोलता था। इतालवी इसकी अपनी मदर टंग हुई, मदर लैंग्वेज हुई, लेकिन जो ये था इतालवी से ज्यादा फ्रेंच को बोल लेता था, काफी बेहतर तरीके से फ्रेंच भाषा बोलता था। ठीक, जैसा मैंने लिखा यहाँ पर, क्या कहते थे? दिमाग कहते थे इसे। ठीक है, इसके आगे जो है, इसके आगे आता है जोसेफ मैथ्नी। जोसेफ मैथ्नी ये कौन था? एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी सोच सभी लोगों से थोड़ी हटके थी। ठीक, कैसी सोच थी? हटके सोच रखता था। इसने दो ग्रुप बनाए थे, एक था यंग इटली, एक था यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप। 1861 में इमैनुअल द्वितीय राजा बना। 1861 का समय था, उसमें 1861 में इमैनुअल द्वितीय राजा बना। 1860 में किसानों के साथ आंदोलन किया। इसने क्या कर दिया? किसानों के दिलों में अपनी आवाज से, अपनी बातों के जरिए उनमें आंदोलन की बात जगा दी। आप तो जानते हैं लड़ने का काम किसका होता है? सेना का। लेकिन इसने जो समाज के सबसे गरीब तबके के लोग होते हैं उनके साथ मिलकर के आंदोलन कर दिया। ठीक है, आंदोलन कर दिया। और क्या हुआ, जो इससे पहले के समय की बात बता रहा है, ये आंग्ल संसद ने 1688 में ताकत छीन ली। जो आंग्ल संसद हुआ करती हुई उस समय जो संसद थी, इसने क्या किया, जो लोग थे उस समय के, उन पर जो अधिकार क्षेत्र थे उनसे वो ले लिए, और जो अधिकार क्षेत्र थे वो अमीर या कुलीन वर्ग को दे दिए थे। ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, एक संधि हुई थी, जिसके जरिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हो। क्या, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जब संधि हुई तो इससे क्या हुआ था, यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन का एक प्रकार से जन्म हुआ था। ठीक है, ये कह सकते हैं आप। संधि से एक नई सोच का अग्रपद हुआ था। एक संधि कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। कब? 1707 में। और क्या, हाईलैंड के वासियों को अपनी गॉलिश भाषा की मना थी। मान लीजिए आप भारत में रहते हैं और आप कहीं मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है ज़्यादातर इलाके में, और आपको वही भाषा नहीं बोलने दी जाए तो आपको कैसा अनुभव होगा? ठीक उसी प्रकार जो हाईलैंड के निवासी थे उनको अपनी भाषा गॉलिश, कौन सी भाषा थी ध्यान रखिए, हॉलैंड के लोगों की कौन सी भाषा? गॉलिश, इसको बोलने की मना करके रखी थी। ठीक है, इतना समझ में आया। 1801 में, कब? 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। क्या कर दिया गया? इसको 1801 में जबरदस्ती से मिला लिया गया। ठीक है,
जब ये मिला लिया गया तो यहाँ के लोग जो थे इस संधि से कुछ खुश हुए थे, कुछ ना खुश हुए थे, जैसा कि हमेशा होता है, कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। और जो मैंने आपको बताना भूल गया, जो हॉलैंड के निवासी थे, इनको जो यहाँ अपने यहाँ के इनके जो वस्त्र हुआ करते थे उनको भी पहनने की मना थी। ये ना तो अपने वहाँ की भाषा को बोल सकते थे, ना ये कुछ कार्य वहाँ पर कर सकते थे, और ना ही इनको अपनी भाषा बोलने, वहाँ के जो अपनी संस्कृति के कपड़े हैं उनको पहनने की भी मना थी उधर। ठीक, आगे आ जाता है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी कौन था? ये एक ऐसा व्यक्ति था जो इसे कहते हैं इटली का तलवार। ठीक, एकीकरण की तलवार के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये कैसा था? ये एक सेना का व्यक्ति था। अगर इसको कुछ काम करना है तो अपनी तलवार के बल पर वो सब कुछ कर सकता था। ठीक, तो क्या है, ये 1833 में मैसनी से मिला था। 1833 में मैसनी से मिला, और मैसनी कौन था? वहाँ का दिमाग। ठीक, दिमाग नहीं, मसीहा था। कौन था? मसीहा। मैसनी मसीहा था। ये क्या करता था? लोगों को जागरूक करने का काम करता था, केवल जागरूक। और ये उनके आसपास के क्षेत्र के जो निवासी थे उनमें राष्ट्रवादी की भावना को पैदा करता रहता था। और ये 1833 में जो गैरिबाल्डी था, गैरिबाल्डी इससे आकर के मिला। इसका जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 1807 में और मृत्यु हुई थी 1882 ईस्वी में। जन्म 1807 में, मृत्यु 1882 में। इसने क्या किया? 1834 में पिडमांट के विद्रोह में भाग ले लिया। 1834 में पिडमांट में विद्रोह हुआ, उसमें भाग लिया, लेकिन आंदोलन को कुचल दिया गया। क्या कर दिया गया? आंदोलन को कुचल दिया गया। और ये क्या कहता, जब कुचल दिया गया तो इसकी जो था उस समय काफी लीडर के रूप में सामने आ गया, वहाँ के लोगों के सामने आ गया। तो उसको क्या करना, उस सेना ने पकड़ने के लिए उस राजा ने भेजा। तो इसने क्या, दक्षिण अमेरिका में ये भाग गया। जब ये दक्षिण अमेरिका में भाग गया तो वहां पर ये कई साल रहा। उधर से इसकी इतनी समझ में आ गया था कि जो मैसनी है, इसके विचारों से तो इटली का एकीकरण हो ही नहीं सकता। इटली का एकीकरण के लिए इसने एक और व्यक्ति ढूंढा। इसको ढूंढा, ये चला गया काउंट काबूर के पास में। काउंट काबूर के पास में जब ये गया तो उसने भी अपनी इच्छा रखी। काउंट काबूर को ये पसंद आया। अब काउंट काबूर और गैरिबाल्डी ने, इटली के दिमाग ने और इटली एकीकरण की तलवार ने मिलकर के इटली को एकीकरण करने के लिए साथ में हाथ मिला लिया। जब हाथ मिला लिया तो जिस प्रकार से जो काउंट काबूर था ये बोलता और गैरिबाल्डी उसको कर देता था। एक बार जब गैरिबाल्डी काउंट काबूर एक मीटिंग में गए थे, उन्होंने बताया कि हम इटली का एकीकरण करना चाहते हैं। ठीक, इटली का एकीकरण करने के लिए एक जगह संधि हो रही थी, वहां पर गए और इन्हें मालूम था कि संधि के दौरान हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन ये फिर भी गए। इनका मकसद केवल ये था कि लोगों को बता दें कि हम इटली का एकीकरण करना चाहते हैं। तो वहां पर गए और उन लोगों से कहा कि हम इटली का एकीकरण को करना चाहते हैं। जब इटली का एकीकरण की इन्होंने बात रखी सामने, तो लोगों ने इनकी बात को सुना और अनसुना करके छोड़ दिया। लेकिन ये वहां पर एक बात समझ में आ गई थी कि ये लोग जो हैं मेरी मदद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने इनके यहाँ पर अपनी सेना के जरिए मदद की है। तो इन्होंने अपने सही समय का इंतजार करने लगे। समय का इंतजार करते हुए इन्होंने इटली के एकीकरण को संपन्न कर दिया। ठीक, 1834 में इमैनुअल द्वितीय का समर्थन पाया। इमैनुअल द्वितीय का समर्थन पाया। जैसा कि मैंने बताया, काउंट काबूर जो था उसका इमैनुअल द्वितीय का प्रधानमंत्री काउंट काबूर था और ये उन दोनों के साथ मिल गए। तीनों व्यक्ति एक साथ में मिल गए। ठीक, इतालवी राज्यों को एकीकृत किया। गैरिबाल्डी ने क्या किया? इतालवी जो राज्य थे, उनके जो आसपास के क्षेत्र थे, उसको एकीकरण करना शुरू कर दिया।
और 1860 में हजारों लोगों का समर्थन पाके इन्होंने आंदोलन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया इन्होंने, आंदोलन को कर दिया। कब, 1860वीं ईस्वी में। ये हो गया हमारे गैरीबाल्डी के बारे में। ये जो सब मैंने बताया है, एक आध पॉइंट रह गया होगा या शायद ही छूटा हो, लेकिन मैंने आपको फुल बता दिया। तो आगे जो कहानी है, आगे कहानी आ जाती है, अंतिम है इस लेक्चर में, ये पार्ट हम फिनिश कर देंगे। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या है कि राष्ट्र के जो लोग थे क्या देख रहे थे, क्या समझ रहे थे, उस पर ये आता है। तो फ्रांस जो है, फ्रांस में एक, समझिए जिस प्रकार हमारे यहाँ पर भारत माता है, उसी प्रकार फ्रांस में भी एक उनकी भारत माता है, जिसका नाम क्या है, उनका नाम है मरियाम। क्या नाम है, फ्रांस की प्रतीक जो माता है उनकी क्या नाम है, मरियाम। और ये जो मरियाम है केवल क्या है, एक प्रतीक है, लोगों को दिलों में उनके याद दिलाने के लिए कि हम किस प्रकार से सामने आ रहे हैं, अपने देश का एकीकरण कर रहे हैं, उसके बारे में समझाती थी मरियाम। ठीक, उन लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया करती थी। ये जो मरियाम थी शहर के हर चौराहे पर उपलब्ध मतलब वहां पर बना दी गई थी और वहां पर लिख दिया गया था फ्रेंच की भाषा में। ठीक, ये जो मरियाम थी डाक सिक्कों पर भी बना दी गई, हर जगह पर इसका प्रचार कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह जर्मनी में, कहाँ पर, जर्मनी में जर्मेनिया फेमस थी। इसी तरह जर्मनी में जर्मेनिया फेमस थी। और ये क्या करती थी, अपने हाथ में एक तलवार और सिर पर बलूत के पत्ते पहना करती थी। बलूत के पत्ते जो है जर्मनी में वीरता के प्रतीक माने जाते हैं, वीरता, इसलिए ये क्या पहनती थी, बलूत के पत्तियों को पहना करती थी। ठीक, रूपक क्या है, ये जो है एक प्रकार से विचारों को प्रस्तुत करने का एक तरीका है। क्या है, एक तरीका। हाँ, और ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो आप अपनी बातों को लिखकर बता सकते हैं, या किसी तस्वीर के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, किसी प्रतीकात्मक रूप से बता सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, शाब्दिक रूप से भी बता सकते हैं लिख करके, और आप इसको अपनी संस्कृति या किसी मूर्ति के द्वारा भी बता सकते हैं। ठीक, और जर्मेनिया जो थी, इसको समझिएगा, जर्मेनिया क्या करती थी, बलूत के पत्ते पहनती थी और राइन नदी पर पहरा देती थी। पहरा क्यों देती हुई दिखाई गई है, इसका मकसद ये है कि जो जर्मनी की जो माता है वो क्या करती है, जर्मनी की माता अपने देश के लोगों की रक्षा को करती है। ठीक, क्या करती है, अपने देश की रक्षा करती है। तो इसमें पढ़ेंगे हम जो प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे उस समय पर, क्या किसका प्रतीक था। ठीक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, टूटी हुई बेड़ी, इधर लिख देता हूँ, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये सभी चिन्ह हैं, ये सब प्रतीक। तो टूटी हुई बेड़ियां हैं। टूटी हुई बेड़ियां क्या होता है, स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। मान लीजिए आप अभी मान लीजिए केवल आपको किसी ने जेल में बंद कर दिया, पिंजरे में, आपने उसे तोड़ दिया, तो आप वहां से भाग जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, ये उसका प्रतीक हो गया। ठीक, बाज तथा कवच का किसका प्रतीक था, जर्मन की शक्ति का। जर्मन मतलब जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की शक्ति का प्रतीक था। बलूत का पत्ती किसका प्रतीक बताया था मैंने आपको, वीरता का प्रतीक। किसका प्रतीक, वीरता का प्रतीक। ठीक है, उसी प्रकार तलवार की किसकी प्रतीक थी, तलवार थी मुकाबले की तैयारी। ठीक है, तलवार किसके लिए दिखाई जाती है, मुकाबले की तैयारी के लिए सब लोगों को दिखा देते थे उस समय। और अगर तलवार पर जैतून की पत्तियां हों, अगर तलवार पर किसके पत्तियां हों, जैतून की पत्तियां हों, तो वे किसके प्रतीक मानी जाती थी, शांति की चाह। लोग समझते थे कि ये शांति चाहते, समझते नहीं थे बल्कि चाहते ही थे कि शांति हो। ठीक, और काला सुनहरे रंग का तिरंगा, ये क्या था, जब 1848 में जो संसद बुलाई गई थी, उस समय पर जो इसका झंडा बना था,
दो प्रकार के झंडे बने थे। एक तो बना था जर्मेनिया, मतलब उस पर जर्मनी की प्रतीक जर्मेनिया को दर्शाया, और वहीं पर 1848 में झंडा बनाया गया। 1848 में राष्ट्रवादी लोगों का झंडा बना। और उगता सूर्य की किरण, उगती सूर्य की किरण, उगते सूर्य मतलब एक नया युग, एक नए युग की शुरुआत। ठीक है, ये तो हो गई प्रतीक। अब है 1871 में, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का जो क्षेत्र बना, तो तनाव के जो क्षेत्र बने थे उसको क्या नाम दिया गया था? उसको नाम दिया गया था बाल्कन क्षेत्र। ठीक है, क्या नाम दिया गया था? ध्यान रखिए, बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी थे, जैसे मान लीजिए आप अभी भारत में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, श्रीलंका में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, उन जगह के लोगों को, मान लीजिए हम भारत में हैं तो भारतीय कहते हैं, श्रीलंका के श्रीलंकी, पाकिस्तान के पाकिस्तानी, अमेरिकन, ये सब नाम से जानते हैं। उसी प्रकार बाल्कन क्षेत्र के निवासी थे, उन्हें जानते थे स्लाव। क्या कहते थे? स्लाव नाम से जानते थे। ठीक है, और 1860 में, 1860 लॉरेंजन की तलवार पर, लॉरेंस कौन था? वो एक व्यक्ति का रूपक था। उसकी तलवार पर क्या लिखा हुआ था? उसकी तलवार पर लिखा हुआ था कि जर्मन तलवार, कहाँ की? जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? जर्मन राइन की रक्षा करती है। ठीक, और जर्मेनिया, मैंने जैसा कि बताया, जर्मेनिया सूती कपड़े पर बनाई गई। सूती कपड़े पर क्यों बनाई गई? वह मरियान की तरह क्यों नहीं बनाई गई? मरियान कौन थी? फ्रांस की प्रतीक। ये जर्मेनिया कहाँ की है? जर्मनी की प्रतीक। इसलिए बनाई गई क्योंकि इसको 1848 में जो संसद में बुलाई गई थी, उसके चर्च के ऊपर से लटकना था, चर्च के ऊपर से टंगना था, इसलिए इसको कपड़े पर बनाया गया। कैसा कपड़ा था? सूती कपड़ा था। ठीक है, आगे है जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, वह कब हुआ? कोशिश तो 1866 से हुई थी। कब? 1866 से स्वतंत्रता एकीकरण की मांग होने लगी, लेकिन 1871 में, 18 जनवरी 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। ठीक, इसके बाद है कृषक विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? कृषक विद्रोह। कृषक विद्रोह वही है जो 1848 में हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जो ये पार्ट है, हमने इसको पूरा कर लिया। ये चैप्टर नंबर 1 था, यूरोप में